Assalamu alaikum, good morning, subha Good morning everyone, welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. I hope everybody is doing well और आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और सेहत आपकी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आजकल हमें इस हवाले से बड़ा ही खौफ आ रहा है। और आपको पता है कोरोना की हम दोबारा इसलिए बात करते हैं क्योंकि रोज़ की फिगर्स आपको बताना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है, और अभी है, तो लिहाजा प्लीज़ रज के घबराइए बिकॉज द फिगर्स आर टेलिंग अस। आपको बताएं कि कल एक दिन में हम आपको 24 आवर्स की अपडेट्स हमेशा देते हैं, तो नए केसेस जो कोविड के आए हैं वो 4004 और 102 अफराद 24 घंटों में कोरोना वायरस के सबब इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर इंतकाल करने वालों की तादाद 15,000 हो गई है बाय द वे पाकिस्तान में, 15,026 नंबर। अच्छा, हम इस मौके पे आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है रमज़ान की आमद है, उसके बाद ईद की तैयारी, और हमारा रिवायती तौर पर यही अंदाज रहा है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ईयर जब बिल्कुल ही ब्लैंकेट लॉकडाउन था और एंड में बस थोड़ी सी कुछ नरमी हुई थी कि हमने बाज़ारों में एकदम से बस रश करना होता है, हल्ला बोल देना होता है और सारी तैयारी हमें आखिरी अशरे में याद आ रही होती है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पहले जैसे हालात नहीं हैं, ये जहन में रखते हुए जो आपने ख़रीदारी करनी है अभी कर लें, ताकि आप भी महफूज रहें, दूसरे भी महफूज रहें, आपके घर वाले भी महफूज रहें, और फिर आप एक्चुअली रमज़ान जो है वो इबादत और दीगर अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों में गुजारें, ना कि बाज़ारों में कोरोना वायरस के दौरान रश में घूम घूम के। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीपल हु आर फॉलोइंग द फिगर्स और ज़्यादा कंसर्न है, होपफुली हर किसी को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या फिगर्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि आज दूसरा दिन है जो कि अमवात का, जब हम आपको एक फिगर बता रहे हैं तो वो 100 क्रॉस कर गया है, विच इज़ अलार्मिंग। हम उस वक्त भी वक्त याद है जब 20, 26, 30 मतलब डबल फिगर्स में चल रहा था। अब दिस इज़ द सेकेंड डे रनिंग जब फिगर्स थे, थर्ड डे रनिंग है। अच्छा, क्योंकि कल भी हमने कोई 100 प्लस, दिस इज द सेकंड डे रनिंग, 3 डिजिट फिगर सामने आ रहा है हमारे पास। सो एवरीबडी हैज टू टेक केयर। और वही बात कि अब बाय द वे कल मेरा ग्रॉसरी करने का इत्तेफाक हुआ, तो वही हाल था रमज़ान से पहले जो सिलसिला होता है, तो वो आप कर रहे हैं, तो साथ साथ लगे हाथ अगर आप ईद की खरीदारी भी कर लें तो जरा बात की हासिल से बच जाएंगे। और यू नेवर नो कि बाद में क्या हालात हों, दुकानें खुली हों ना खुली हों, लेकिन वैसे इंशाल्लाह खुली ही रहेंगी अगर हम एहतियात करेंगे और SOPs को फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल प्रिपेयर फॉर रमज़ान ना, तो आप ऑलरेडी ये चीज़ें करना शुरू कर दें। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें आज वी हैव सम गेस्ट्स इन द स्टूडियो एज वेल। वैसे तो रोज़ ही होते हैं, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग डिफरेंट बातें करने की कोशिश भी करेंगे, एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स तो उसके बगैर। तो हमारे बाय द वे मैं किसी से कल डिस्कस करी थी, छोटी सी एक बात कह दूं कि वाई आर पाकिस्तानीज मोर देन एनीबडी एल्स इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। हमारी तो आवाम भी बड़ी पॉलिटिकली अवेयर होती है और बड़ा उनका इंटरेस्ट लेवल होता है, हर जगह ऐसा होता नहीं हज़म होता जब तक हम सुबह सुबह भी सियासत की बात ना करें और रात को सोने से पहले भी शो ना देखें कोई। सो रिचर्ड गेरी से तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो 30 साल पहले एक्चुअली पाकिस्तान आए एक प्रोजेक्ट के लिए और उसके बाद यहाँ से वापस नहीं लौटे। क्या जज्बा होता है ऐसे लोगों में, ये यकीनन इन्हीं से हम सुनेंगे कि क्या होती है। ये कौन लोग होते हैं जो कि इतना जज्बा होता है, इतना पैशन होता है अपने काम के लिए कि वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना मुल्क छोड़ के इधर आके, और अब वो इधर के ही हो गए हैं। बट उनसे जब हम बात करेंगे तो फिर ज़्यादा हमें डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर आप देख लेना तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला डिस्क्लेमर नहीं देना कि दिल थाम के बैठी है इससे पहले। आई थिंक इन्होंने अब हमें बड़ा यूज्ड टू कर दिया। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज कुछ ना कुछ हमारे सामने चीज़ आ ही जाती है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात हो रही है, और आपको पता है कि वो बड़ी स्पोर्टी भी हैं, बड़ा उनका स्पिरिट है, बड़ा इनकरेज करती रहती हैं। तो उन्होंने कोई नई चीज करके दिखाई। मुझे तो लग रहा है अगले PSL में डेब्यू ना हो जाए इनका। तो जी देख लें कि इन्होंने क्रिकेट पे जो है ना अपना हाथ साफ किया, या क्या क्या वो टर्म होता है, क्योंकि ये जिस तरह वो शॉटें लगा रही थी। के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुंची और वहां पे इन्होंने दिल खोल कर अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और देख लें आप पूरी तैयारी के साथ, भाई हार्ड बॉल के साथ ये प्रैक्टिस कर रही है पूरा। उन्होंने वो गियर पहना हुआ है, सो डोंट टेक हर लाइटली। मतलब एक तो होता है ना कि वैसे ही आपने जी हाथ लगाने के लिए आप आ गए, क्योंकि आप साथ साथ इन्होंने एक पंचिंग बैग को एक सियासी हरीफ समझा, ठीक है, और उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। वैसे इतने ताबड़तोड़ लग नहीं रहे, बड़े पोले पोले से लग रहे हैं, थोड़े पोले हैं। हाँ, मतलब वो ये नहीं इतना, ये तो कोई प्यार से किसी को मार दिया जाए ना, ये वो वाला लग रहा था। वैसे इनका ये कहना जरूर था कि वो कह रही थी वो कह रही थी कि अब ये तो सिर्फ नेट प्रैक्टिस है, कोई और आए नहीं, मरियम नवाज का उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने कहा है जी, उन्होंने कह दिया किसी सियासी हरीफ का नाम लिया है
उन्होंने कहा है जी अगर मरियम नवाज साहिबा मैदान में आई तो फिर वो मरियम नवाज मैदान में आए तो वो मुकाबले के लिए तैयार हैं, तो ये उनका ये कहना था। तो मरियम नवाज आपको हम कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस मुकाबले का हिस्सा बने, so there you have an offer। साथ आपको पता है ना डॉक्टर साहबा जुमला दे देती हैं कोई ना कोई, तो उन्होंने कहा है मरियम नवाज साहिबा रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं। सो रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं एज एन वो इंजरी का शिकार होकर रिटायर हो गई हैं। ओह अच्छा, वेरी टेक्निकल। डॉक्टर साहिबा को ना सिर्फ ये मतलब ये हाथ पैर चलाने आते हैं, लेकिन उन्होंने टर्मिनोलॉजी भी बड़ी ठीक बोली है। सो अब हमने सोचा है कि 2-3 चीज़ें डॉक्टर साहिबा, इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस एंड वी नो कि आप हमारा शो बड़े गौर से वॉच करती हैं। हॉर्स राइडिंग, घोड़सवारी और स्कीइंग। स्कीइंग इज़ वन थिंग, क्योंकि हमारा नलतर में आपको पता है कि बड़ा स्कीइंग अब रिजॉर्ट बन चुका है। अब तो शायद मौसम, या शायद अभी नहीं, अब नहीं शायद मौसम होगा, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस स्नो की जिस पे आप स्कीइंग करते हैं। बट दैट्स समथिंग शी कुड ट्राई। हाँ, और भी कुछ हैं स्पोर्ट्स हमारे जहन में, जैसे कि आइस हॉकी। चलो आइस हॉकी पहले मतलब वैसे ही खेल लें इधर लोग, ये तो चीज़ें होती हैं ना इधर, इसलिए हमने मेंशन किया था। ओह वेल, कौमी खेल हॉकी भाई। अच्छा, यू कैन आल्सो सजेस्ट डॉक्टर फिरदौस, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्पोर्टी पर्सन और वैसे स्पिरिट उनका बड़ा हाई होता है, तो शी विल ट्राई हर हैंड एट एनीथिंग। और एक और भी वो जो हर स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे रेस होती थी ना, मुंह में चमचे दबा के अंडा रख के भागने की या फिर सर पे मटके रख के भागने की। अच्छा, वो भी होती थी, और एक होती थी 3-legged रेस, तो वो टांगे बांध के ना, 3-legged रेस। हाँ, 3-legged रेस भी होती थी। बाय द वे आई वाज अ चैंप एट दैट, या नॉट दैट दैट्स अ क्रेडिट और एनीथिंग, बट एनीवे। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, जरा सियासी बात करते हैं। किसने किसकी टांग खींची और किसने किसको लांगड़ी देकर गिरा दिया। बचपन में ये टर्म बड़ी यूज होती थी। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, लांगड़ी देकर। हाँ, इसका मतलब है टांग अड़ाकर बस किसी को गिरा देना। Is it Punjabi? I think it's पंजाब में ज़्यादा। It better be Punjabi. It sounds like that. It sounds पंजाबी, हमने तो लाहौर में स्कूलों में सुनी है ऐसी ये वाली टर्म। PDM अपने क़याम के 6 माह बाद अब ऑफिशियली अपने खात्मे के करीब है। अवामी नेशनल पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद छोड़ गई। पीपल्स पार्टी भी PDM में ना होने जैसी ही है। ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती का कहना था कि किसी जमात या फर्द को इख्तियार नहीं कि वो उनकी जमात को शो कॉज नोटिस भेजे। सुन लें उन्होंने क्या कहा। उस वजाहत के बावजूद अगर उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है, इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि सियासी तौर पर वो ANP के साख को नुकसान पहुंचाना चाहते। 2 या 3 जमातें मिलकर PDM के फैसले करना चाहती कि वो जमातें ANP को और पीपल्स पार्टी को रुकावट समझती है। इन्होंने शो कॉज नोटिस दिया, उन्होंने खुद ही PDM के खात्मे का एक अनअनाउंस्ड ऐलान कर दिया। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि अब इन हालात में सबसे पहले मैं विड्रॉ करता हूं PDM से नायब सदर की हैसियत से, मियां इफ्तिखार विड्रॉ करते हैं PDM से तर्जुमान की हैसियत से, जायद खान विड्रॉ करते हैं PDM से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। PDM अब नहीं कहा जा सकता इसको, ANP इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। और आपको बताएं कि इस्तीफे ना देने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ी जंग तो जारी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमात BNP से वोट लेना PDM के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तो ये बात वाज़ेह कर दी है कि BAP पार्टी से वोट बिलावल भुट्टो की मंजूरी से लिए गए। सो यहाँ बाप की बात हो रही है, BAP की बात हो रही है। JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और ANP ने जो किया इससे अपोजिशन की जग हसाई हुई है। झुकने के भी कोई तरीके होते हैं, बिकने के भी कोई तरीके होते हैं, लेकिन ये बड़ी जग हसाई हुई जिस तरह का उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन उसके बावजूद हम ANP के पास गए और उनसे पूछा, जुबानी भी पूछा, बिलमुशाफा मिल के पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। हालांकि सियासी तौर पर तो इस किस्म का इकदाम मौत के मुतरादिफ होती है, तो उन्होंने एतराज किया कि हमने यारी दोस्ती में ये कदम उठाया है। लेकिन हैदर होती साहब ने खुद फरमाया कि हम समझते हैं कि हमने गलत किया है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी वाज़ेह कर दिया कि कुर्सी की सियासत से मुल्क आगे नहीं चल सकता। तहरीक अपना सफ़र जारी रखेगी, हम अपनी स्ट्रेटजी देखेंगे। मामला PMLN और पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये मामला PDM का है। PDM का फैसला था, उस फैसले में ANP भी शामिल थी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, दीगर 8 जमातें भी शामिल थीं। आपने उस फैसले को तोड़ा है। आखिरी मीटिंग जो सरबराही इजलास था वो 7 घंटे जारी रहा था।
वहाँ पर किसी ऐसी बात का इजहार नहीं किया गया। अगर उनके दिल में ये बात थी तो इजहार कर देना चाहिए था। अक्सर मामलात पर हमारी जो राय थी PMLN की उसके बरक्स हुआ, उसने हर फैसले को कबूल किया गया। और जमात भी अलहदा होती है, नुकसान उन्हीं का होगा। ये तहरीक जारी रहेगी। ये तहरीक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो ये कहते हैं ANP के बाद पीपल्स पार्टी के पास भी अपोजिशन इत्तेहाद छोड़ने के लिए रास्ता साफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद शायद दुरुस्त कह रहे हैं कि PDM अब टाइम फिश हो गई है। आपको पता है ना शेख साहब तो फिर इस किस्म के बयान देते रहते हैं। उनके या आपके नहीं, उनके थे। नहीं, आपको नहीं लगा कि उनके थे? उन्हीं के होते हैं ऐसे वर्ड्स। बिल्कुल, वो इस तरह करके हमें कोट्स करके कहना चाहिए, दीज आर नॉट आवर वर्ड्स। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। जहांगीर तरीन की शमूलियत की खबरें भी सामने आ रही थी। शाज़िया मरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा। पहले तो ये बता दें कि जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की जो खबरें हैं, ये क्या हो गया है, हो सकता है इनमें कोई हकीकत है? शैला रज़ा साहिबा ने तो अपना ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन आप ज़रा हमें इंसाइट दे दें। देखिए, मेरी मालूमात के हिसाब से जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की जो भी ख़बरें हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इस वक्त तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि ये तमाम ख़बरें गलत हैं। चलें, आपने अपनी बता दिया कि व्हाट यू थिंक इज़ हैपनिंग। ये बताएं अब शाज़िया कि अवामी नेशनल पार्टी ने बाकायदा ऐलान कर दिया PDM छोड़ने का, वो अब अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। तो आपके ख्याल में ANP ने ठीक किया और इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? देखिए, अवामी नेशनल पार्टी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल जमात है। उसे एक फोरम को इस्तेमाल करके एक जमात के रुकन ने शो कॉज नोटिस भेजा और अवामी नेशनल पार्टी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी जज्बात जो भी थे उस पर या जो भी रिएक्शन था उसका इजहार करते हुए PDM के फोरम को अलविदा कहा। तो ये उनका फ़ैसला है, हम उनकी फ़ैसले की इज़्ज़त करते हैं। पॉलिटिकल जमात है, इंडिपेंडेंट है, उसको अपने फ़ैसले करने का हक़ हासिल है जो कि उसने किया। चलें, उन्होंने तो अपना हक़ इस्तेमाल कर लिया और जिस नोटिस की बुनियाद पर PDM छोड़ दी वही नोटिस एक्चुअली पीपल्स पार्टी को भी दिया गया। तो क्या यही समझें, यही आसार हैं कि पीपल्स पार्टी भी अब PDM का हिस्सा नहीं रहने वाली? वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बस रस्मन ऐलान बाकी रह गया है, तो वो कब कर देंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई अंदिया नहीं दिया कि वो PDM से अलग होना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी तो बल्कि PDM के बनाने में आगे आगे रही है और बुनियादी रुकन है इस फोरम का। और ये इत्तेहाद इस सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाया गया था। तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मिलकर इकट्ठा हुई एक फ़ोरम पर। 10-11 जो जमातें थीं उनका यही हदफ था कि इस नाअहल, इस नालायक हुकूमत को घर भेजा जाए। जो आज मुल्क के हालात हैं, जो लोगों के हालात हैं, जो हमारी अंदरूनी या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीक़े से बतदरीज बिगड़ती चली जा रही हैं, तो यकीनन ये तशवीश का माहौल है और इसी माहौल के अंदर ये फ़ोरम बना था। तो पीपल्स पार्टी तो आज भी चाहती है कि तमाम जमातें मिलकर इस नाअहल हुकूमत को घर भेजें और इसके लिए हम अपने जो डिफरेंसेस है उसको दूर करें। लेकिन लगता है कि नून लीग का ये इरादा नहीं है और जो शो कॉज नोटिस हमें भी भेजा गया उस पर हमने रिएक्शन भी शो किया और हमने बल्कि सवाल ये किया है शो कॉज भेजने वाले शख्स से कि भाई आपने हमें किस हैसियत में भेजा है। पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल जमात है जो कि PDM का हिस्सा है और हम किसी के सबऑर्डिनेट नहीं हैं कि हमें ये शो कॉज भेजा जाए। अच्छा, लेकिन शाज़िया इन सारी बातों में बॉटम लाइन ये है कि नाअहल हुकूमत को घर भेजना, ये जो टर्म यूज़ किया जाता था पिछले 6 महीनों से हर किसी से, वो तो अब नहीं लग रहा कि ये अब रेलेवेंट बात रही है। क्योंकि अगर सूरत हाल ये बन रही है कि अपोजिशन के 2 धड़े हो गए हैं, एक ऑब्वियसली आपका पीपल्स पार्टी और ANP वगैरह का और एक मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह का, तो फिर हुकूमत के लिए काम बहुत ही आसान नहीं हो गया आपके ख्याल में? आप लोग अब हुकूमत को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, वो भी अलग अलग? देखिए, तो नून लीग को सोचना चाहिए और मेरा ख्याल है JUIF को भी सोचना चाहिए कि PDM को जिस तरीके से आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये
दो जमातें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ज़ोर दूंगी नून लीग के रवैये के ऊपर। तो जो रवैया नून लीग ने इख्तियार किया, और मैं तमाम नून लीग को भी इस वक्त नहीं कहूँगी, उसमें एक दो लोग हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर कभी कोई ट्वीट कर देते हैं, जिससे कि यकीनन पीडीएम को धचका लगता है। पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं उन्हें हैरत भी होती है। तो आपके इन एक्शन से यकीनन अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको तकलीफ़ होती है, मतलब पीडीएम को नुकसान पहुंचता है। और जो भी शख्स या जो भी जमात पीडीएम को नुकसान पहुंचाएगी वो हुकूमत को खुश करेगी और उसमें हुकूमत की कामयाबी होगी। मैं तो फिर कहूँगी कि हम क्योंकि एक ऐसी जमात को बिलोंग करते हैं जिसने बहुत तकलीफ़ें देखी, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल और इस्तेहकाम के लिए, और आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने रिएक्शन को, बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। अपनी जो भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो इस सिलेक्टेड हुकूमत को एक्सपोज करते हैं, उनके हर अवाम दुश्मन पॉलिसी को एक्सपोज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही डायरेक्शन होना चाहिए एक अवामी लीडर का। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरीज़ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने पर्टिकुलरली पीडीएम को नुकसान पहुंचाया, जबकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि ये जो सेनेट में अपोजिशन लीडर वाला मामला और अब आपके वोट्स और वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से असल नुकसान पहुंचाए पीडीएम को। खैर, ये दोनों जमातों का मौक़िफ़ है, हमने आप तक पहुंचा दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करानी है जिनसे मिलकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे हो सकता है कि एक अमरीकी जो किसी काम के सिलसिले में 32 साल पहले पाकिस्तान आया, उसके बाद यहाँ पर क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों की खिदमत, लोगों की ट्रेनिंग में लग गया और वापस पलट कर कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल जी, और आपको बताएं कि सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम बच्चों की तालीम के लिए पाकिस्तान में पिछले 3 दहाइयों से, जिस तरह अब्दुल्ला बता रहे हैं, अपने बेलौस खिदमात सर अंजाम देने वाले अमरीकी शहरी रिचर्ड गेरी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा खिदमत से नवाजा गया। और रिचर्ड गेरी पाकिस्तान में फैमिली एजुकेशन सर्विसेज फाउंडेशन के बानी हैं और इस इदारे के तहत कराची और लाहौर समेत अंदरून सिंध और पंजाब के कई शहरों में खुसूसी बच्चों को साइन लैंग्वेज एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और दीगर हुनर भी सिखाए जाते हैं। Richard Gary is with us in the studios. It's an honor to have you over, sir. Thank you. I wish first of all, you know, because what we have been talking about, our viewers could hear that. But in a nutshell, if you could summarize, how did you come to Pakistan to begin with? And what really happened afterwards? Our big story. But my wife and I are parents of a deaf child, and we were working in the development sector. We had started a small program in the Philippines for deaf children. Then we were in India for a short time visiting. And we came to Karachi to help a friend on a project. And while here, a local businessman donated a small office space in Sadr, Right. At Regal Cinema Chowk. And he said, use it for something. So we said, Chalo, we'll set up a small center. We had deaf young people coming over. They wanted to learn English, help find a job. Right, right. And from those very small beginnings, this project just continued to grow to where we are now today. Richard, It was do we not a have conscious decision, I think. It kept happening. It was... Yeah, I mean, our lives were in God's hands, so to speak. Right. Some things and are just meant to be. He led the way. I think, Richard, not a lot of people, even in Pakistan, are aware of it. But do we have a large deaf population? Yes, actually, you know, deafness strikes across all demographics, rich, poor, you know. But particularly in developing countries like Pakistan, there's a higher incidence of deafness due to a number of factors, because deafness is caused through hereditary means and or acquired deafness due to illness, meningitis, measles, mumps, etc. Right. And in Pakistan, there's a large number of deaf people. In fact, there's over 1 million deaf children Oh, wow. of school age, and hardly 5% have access to schools. So Deaf Reach started, and you started from a single room, and then it kept growing. Now, Yes. how many institutes or schools or training centers do you have? So now we have 7 full-time schools set up in 7 different cities. We're in Karachi, Hyderabad, Nawab Shah, Sakkar, Tandwala in Sindh, and Lahore and Jhelum in Punjab. This all sort of grew organically, but those schools, which we started in that first small place with a little primary group, has now grown to a full-scale program from KG all the way up through college. And I'm proud to say 2 years ago we started a BA program for
higher education Wow. for deaf children. Wow. One of the few in the country. Did you, when you started off, and now obviously there are lots of students, and you were just telling us 2 of them went on, got a scholarship and went on abroad as well. Yeah. But did you have to go out and, you know, invite them to your school or convince their parents? It's very difficult. Yeah, thank you. It was quite a challenge at first, especially we were the Gora visitors here, Yeah, right? yep. There was that trust factor that needed to be gained. And it took a while to establish that. There was, but because we were very involved in working with the deaf community themselves, and in fact some of our first teachers we hired were deaf. And that's been our model all along, that we hire our graduating students and or members of the deaf community to be on our teaching staff. And that created a bond and a sort of a trust, if you will. So when we would open a school, though, let's say in the rural areas, like in Sakkar, you know, there was, it took time for the people to sort of be supportive, but Right. the parents themselves became ambassadors, and they would spread the word in the community. And something to be noted is that most of these children come from underprivileged background. ये बड़े Yeah. गरीब घरानों के लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं. अच्छा, before meeting you, reading about you, I didn't know that every country is supposed to have its own native sign language, and it is DeafReach who have actually developed and, you know, written it and documented Yeah. it. So how did that happen? Well, you know, sign language is indigenous to every country. Okay, Richard, I'm sorry, I have to stop you here, but ये बड़ा अच्छा point था, except हमारे पास अब time नहीं रहा, लेकिन ये हम इनसे सीख के आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे. Richard, thank you so much for being here. Congratulations once again for the honor that you got a few days back. अच्छा जी, इस्लामाबाद से तो हम आपको अपडेट रखेंगे, जहां पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोफ जो हैं वो वज़ारत ख़ारजा पहुंचे हैं, वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर पहुंचे हैं. शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनका इस्तकबाल किया. 9 साल में पहला विजिट है बाय द वे, और इस बारे में हम अपडेटेड रखेंगे. लेकिन फ़िलहाल जहांगीर तरीन साहब ने इससे पहले जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की है, उनकी ज़मानत में तोसी हो गई है 10 अप्रैल तक, लेकिन काफ़ी खुलकर उन्होंने इजहार ख्याल किया. और उन्होंने क्या क्या कहा हम ज़रा आपको रिमाइंड करा देते हैं. मुझ पर 1 नहीं 2-3 FIRs हैं. मुल्क की 80 शुगर मिलों में से उन्हें सिर्फ एक जहांगीर तरीन नजर आ रहा है. मैं ये तो बेचारे उनको दिल पे बात लगी. इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? आज मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ. इसी पे बात करते हैं, जरा तज्जिया लेते हैं. सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं. वड़ाइच साहब, एक सवाल तो बनता है, खासतौर पे जो आप ही ने उनकी जहांगीर तरीन साहब का ये कहना था कि मैं तो दोस्त था और मुझसे ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है. तो वड़ाइच साहब, इसका जवाब आप दें कि ये क्या हो रहा है. ये तो दुरुस्त है. उन्होंने कहा कि वो तो करीब 3 दोस्त होते थे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे और हर चीज में शरीक होते थे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में. तो उनके साथ वाकई उनको ऐसे लगता है कि दीवार के साथ लगाया जा रहा है. कुछ ऐसे हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं जो शायद ये नहीं चाहते कि इमरान खान और जहांगीर तरीन जो है वो आपस में करीब हों. उनका सिलसिला गुफ्तगू शुरू हो गया था दोबारा, लेकिन मुझे लगता है कि अब फिर रुक गया है. और ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए बाज लोग हैं और बाज काबीना के लोग हैं जो उन्होंने कह भी दिया. फिर वड़ाइच साहब के उनके नाम अब सामने आ जाने चाहिए, उन्हें बेनकाब होना चाहिए. अच्छा, अब ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, राजा रियाज साहब ने भी उनके साथ खड़े होकर कहा कि जी ये जहांगीर तरीन के मरहून मिन्नती हो पाया मुमकिन, वरना शायद मुश्किल हो जाती. और फिर जहांगीर तरीन साहब ने भी ज़रा, लहजा तो उनका ज़रा नरम ही था, लेकिन उन्होंने कह दिया, अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे नुकसान पहुँचाया तो फिर नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा. तो क्या फिर वज़ीर आज़म साहब को कुछ परेशान होना चाहिए उनके इस बयान को लेकर? जी, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लिए अपोजिशन तो बड़ा चैलेंज नहीं है. इसके लिए बड़ा चैलेंज पीटीआई खुद है, उसकी गवर्नेंस है, महंगाई है. और फर्ज करें अगर जहांगीर तरीन साहब नाराज होते हैं तो देखें उनकी बड़ी स्ट्रांग रूट्स हैं तहरीक इंसाफ के अंदर. आप देखें एक सिटिंग MNA तो उनके साथ खड़ा है और इसी तरह बहुत सारे उनके राब्ते हैं. हमें सबको पता है कि किन किन लोगों को उन्होंने वजीर बनवाया हुआ है, कौन कौन लोगों को उन्होंने टिकट दिलवाया हुआ है. पूरी पीटीआई भरी पड़ी है ऐसे लोगों से. तो ये कोई छोटी बगावत नहीं होगी अगर वाकई जहांगीर तरीन साहब हुकूमत के मुखालिफ हो गए और सामने दूसरे कैंप में खड़े
हो गए। तो ये काफी बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए। इतना बड़ा चैलेंज शायद अपोजिशन पोज नहीं कर सकती जितना बड़ा जहांगीर तरीन कर सकते हैं। अच्छा वड़ाई साहब, तो फिर ये भी आवाम के लिए आप ये समझा दें कि वाई वुड खान साहब वांट के इस नहज तक बात आए, क्यों नहीं वो चाहेंगे कि उनकी दोस्ती जो है, उनकी एसोसिएशन जो है जहांगीर तरीन के साथ वो बरकरार रहे, और उसमें अब तो इस लिमिट तक आ गई है कि जहां उन्होंने बड़ी इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे दी हैं एज इफ देयर इज़ नो टर्निंग बैक, तो ये खान साहब के इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वो अपनी एसोसिएशन बरकरार रखें? मेरा ख्याल है इंटरेस्ट में होता है, लेकिन बस में नहीं होता। जो लॉबीज काम कर रही होती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने एक इतना भर देते हैं एक दूसरे को कि बड़ा मुश्किल होता है। जहांगीर तरीन साहब जब बाहर से आए थे, आपको पता है एक दफा बाहर चले गए थे, पर जब बाहर से आए थे तो उनका राब्ता बाकायदा टेक्स्ट पर बहाल हो चुका था और खान साहब के साथ वो टेक्स्ट पे बातचीत करते थे। मुझे खुद उन्होंने बताया तरीन साहब ने कि ये चीनी की कीमतों के हवाले से वो उन्हें सजेशंस देते रहे और खान साहब उन सजेशंस पर अमल करते रहे। लेकिन फिर पता नहीं, फिर वही लाबियां जो है सरगर्म हुई और बिलाखिर उन्होंने उनकी जो बातचीत थी उसका सिलसिला भी बंद कर दिया और दोबारा गलतफहमियां एक दूसरे के खिलाफ डेवलप कर दी। अच्छा, फिर इंडिपेंडेंटली अगर सोचें तो ये तो केसेस हैं, ये कोर्ट में सेटल होने हैं, इसमें दोस्ती दुश्मनी की वाली बात कहाँ से आ गई? या वाकई जहांगीर तरीन साहब को लगता है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? एक तो ये बात, दूसरा ये वड़ाइद साहब के सिविलियन गवर्नमेंट से उनके ताल्लुकात चले नासाजगार हैं, लेकिन पावरफुल सर्कल्स ये भी इत्तलात हैं कि उनसे जहांगीर तरीन साहब के ताल्लुकात अच्छे थे। वज़ीर आज़म के आसपास लोगों का भी उन्होंने एक्चुअली जिक्र किया, उनके पावरफुल सर्कल्स जिनकी हम बात करें, एस्टैब्लिशमेंट में पावरफुल सर्कल्स, उनसे ताल्लुकात जहांगीर तरीन साहब के अच्छे थे, अच्छे हैं। तो फिर किस तरह से सूरत हाल आगे बढ़ती नजर आ रही है आपको? देखिए जी, तरीन साहब को सिर्फ मुकदमात का सामने नहीं है, उनको ये इल्म है कि कौन कौन सी लाबियां उनके खिलाफ काम कर रही हैं, उनको उनके नामों का भी पता है। और जाहिर है चूंकि वो खुद हुकूमत में रहे हैं और वो एक सेल के इंचार्ज थे जो परफॉर्मेंस सेल था जिसमें सारे वजीरों का और सारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका वो हिसाब किताब करते थे, तो इसलिए उनके इल्म में है कि कौन उनके मुखालिफ है, कौन उनका हामी है। एस्टेब्लिशमेंट में उनके रवाबत हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त वो सिस्टम से बाहर है, तो सिस्टम से बाहर जब बंदा होता है तो फिर उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन अगर जाहिर है मजबूर किया गया और बिल्कुल आखिरी हद तक चले गए, जैसे कि जा रही है पीटीआई की हुकूमत, सिर्फ उनकी मिल को टारगेट किया जा रहा है या बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि फिर वो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। और जब हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे तो डेफिनेटली पीटीआई के अंदर भी कुछ ना कुछ तूफान जरूर बरपा होगा। अच्छा भाई साहब, क्या ये टाइम जो है बिल्कुल सही होगा अगर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातें हैं, वो राब्ता कर सके? जहांगीर तरीन साहब की वैल्यू तो ऑब्वियसली बहुत है, जैसे कि खबरें गर्दिश भी कर रही थी। शैला रजा साहिबा ने पहले ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया, और अभी उनसे पूछा था वैसे किसी ने कि जरदारी साहब से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है अभी। मेरा ख्याल है अभी उन्हें सूट नहीं करता कि वो किसी और मुखालिफ जमात में जाएं। वो मेरा ख्याल है कोशिश करेंगे कि पीटीआई के अंदर ही कोई नकब लगाएं। उनकी स्ट्रेंथ भी यही है, वो किसी और पार्टी में जाएंगे तो मेरा ख्याल है उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसकी बजाय जितना उनका इन्फ्लुएंस तहरीक इंसाफ में है, इतना किसी जमात में नहीं है। वो शायद रशीद साहब ने ये भी तो कहा था ना एक इंटरव्यू में कि हम अगले इलेक्शन में कोई और जहाज वाला ढूंढ लेंगे, तो फिर तो कोई है वापसी का इनका चांस? क्योंकि वो लग रहा है कि चाहते हैं कि वापस चले जाएं। जहांगीर तरीन साहब लिटरली चाह रहे थे कि वापस का रास्ता, वो तो चाहते हैं, तो वो तो चाहते हैं कि कोई रास्ता हो, कोई दरमियाना, लेकिन दरमियाना रास्ता लोग छोड़ते नहीं है। रोज बरोज आप देखें कि उनको चीनी माफिया और उनके ऊपर लोग रोज नए से नए इल्जाम लगते हैं, तो जाहिर है वो इनको बर्दाश्त करते आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली कोई एक दिन आएगा कि वो फट पड़ेंगे, और जब वो फटेंगे तो फिर जाहिर है पीटीआई को नुकसान होगा। ऑलराइट जी, पीटीआई के अंदर जाहिर है फिर दरारें पड़ सकती हैं अगर उन्होंने कन्फ्रंट करने का सोच लिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो थैंक यू सो मच वड़ाइद साहब। शुक्रिया वड़ाइद साहब फॉर मेकिंग सम सेंस टू अस एंड आल्सो एक्सपेक्टिंग कि आगे क्या क्या हो सकता है।
शेख साहब ने, शेख रशीद ने वाकई कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम एक जहाज वाला ढूंढ लेंगे। देखिए दोस्तियों में अब जो गाड़ी वाले लोग हैं ना यहाँ सारे, फिर उनके दोस्त होते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं होती, तो वो शायद आपसे इसलिए उन्होंने दोस्ती रखी हुई क्योंकि आपके पास गाड़ी है। तो दोस्ती को यूनिवर्सिटी की सतह पे तो यही होता तब तो होता ही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो हमेशा एक ऐसे दोस्त को जरूर हमने साथ रखा। तो दोस्त आर नॉट बैड पीपल, लेकिन कभी कभार आपकी तो जरूरत होती है आपकी दोस्ती की, लेकिन आपकी गाड़ी की बड़ी जरूरत होती है, तो शायद दैट इज व्हाट ही मेंट। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट स्कूल्स क्लोजिंग डाउन और नॉट। और आपको बताएं कि कोरोना वायरस नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना वायरस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी मुस्तकिल मसला बना हुआ है और खास तौर पे उनके लिए सही सीन चल रहा है। स्टूडेंट्स खुश हैं उससे, उन्हें पता नहीं है कि लेटर ऑन कितना नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल रुल जाएंगे। खैर एनीवे जी, स्कूलों की बार बार बंदिश से तलबा का तालीमी साल दाव पर लगा है। सिंध हुकूमत ने तो 8वीं जमात तक स्कूल्स को बंद करने का ऐलान भी कर दिया है और कल NCOC इजलास में भी फैसला हुआ कि कोरोना से मुतासरा अजला में 28 अप्रैल तक पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। तो दोबारा बता दें कि जी स्कूल्स बंद हैं, सिंध की बात हो रही है, टिल 28 अप्रैल। और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि 28 अप्रैल को दोबारा इस मामले का जायजा लिया जाएगा और स्कूलों को ईद तक बंद रखा जाएगा या ईद से पहले खोल दिया जाएगा। ये डिसीजन अभी होनी है, सुन लें। जो ज़िले मुतासिर हैं वहाँ क्लास 1 to 8 जो है वो नहीं होंगी और 28 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी उन जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड है। सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कहाँ पे ये होगा। बाकी 28 अप्रैल को इस चीज़ पे दोबारा मुशावरत होगी कि इनको ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले कुछ क्लासेस स्टैगर्ड तरीके से 1 to 8 की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब। मुराद साहब, अब स्कूलों की बंदिश में एक बार फिर तलबा का तालीमी साल का निसाब, ज़ाहिर है सिलेबस जो है पूरा होना मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसे सूरत में हाल में इम्तहानात भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इम्तहानात होंगे तो सही, ये तो क्लियर कर दिया है शफकत साहब ने। देखिए जी, इस पे इस तरह है कि हमें ऑब्वियसली देखना है कि एग्जाम्स का एक तो हमने ऑब्वियसली कंडेंस किया, सिलेबस भी कंडेंस किया और जो आप देखना कि एग्जाम्स हमें थोड़े से आगे करने पड़े, लाइक जून में करने पड़े तो ऑब्वियसली हम उनको जून में मूव करेंगे। मगर एक चीज़ मैं बता दूं कि एग्जाम के बगैर इस दफा पास कोई नहीं होगा। एग्जाम्स देने पड़ेंगे। पिछले साल हमने बच्चों को पास कर दिया था, मगर इस दफा एग्जाम्स के बगैर कोई प्रमोट नहीं किया जाएगा। अच्छा मुराद राज साहब, ये भी बताएं कि अब तक जो बड़ा मसला है वो 8वीं जमात तक का है, तो एक तजवीज़ ये भी सामने आई थी कि बाकी क्लासेस को रहने दें, 8वीं जमात तक के बच्चों को बगैर इम्तहान प्रमोशन का ऑप्शन जो है वो देख लिया जाए। तो इस पर कोई फैसला हुआ है? नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि देखें 8वीं जब किसी भी क्लास को हम वैसे प्रमोट नहीं कर सकते विदाउट एग्जामिनेशन। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासें थी वो इस वक्त है 9, 10, 11, 12 जिनके बोर्ड के एग्जाम होने, O और A लेवल्स के स्टूडेंट जिनके एग्जाम होने। सो इसलिए सबसे पहले तरजीह उनको दी गई है जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं और जिनके दूसरे एग्जाम्स हैं। सो बाकियों का जो है वो ऑब्वियसली एग्जाम होंगे, किसी को एग्जाम के बगैर पास नहीं किया जाएगा। थैंक यू जी, मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सो कन्फ्यूजन तो है, अब एग्ज़ाम लेट होने हैं नहीं होने हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ पता लगती जाएंगी, लेकिन स्कूल्स मुतासर हो रहे हैं। लेकिन 9वीं से ऑनवर्ड्स तो होने ही होने हैं, उसकी कंफ्यूजन नहीं है। ये 1 to 8 वाली कंफ्यूजन अभी पता चल जाएगा कि होने। और एक प्रॉब्लम जो हो जाती है ना, वो गर्मियाँ आते ही, जैसे समर आता है उसके आगाज़ के साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स भी सर उठाना शुरू कर देते हैं और धूल, मिट्टी और पसीने से चेहरे पर बनने वाले जो डार्क स्पॉट्स हैं ना, वो बिल्कुल आपकी ग्लो को ख़त्म कर देते हैं, बेरौनक कर देते हैं। और छाइयाँ इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारा गर्मियों का वो जो दौरानिया होता है वो बड़ा स्ट्रेच्ड होता है, तवील होता है और धूप की तपिश इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी कभार लगता है आप घर बैठे भी उससे दैट इज़ अफेक्टिंग योर स्किन। सो इसी पे बात करते हैं कि क्या केयर करनी चाहिए सुबह के टाइम, क्या आप लगाकर घर से निकलें, रात के औकात में सोने से पहले क्या लगाएं। डॉक्टर सीमा हिर जी हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहिबा, मौसम की तब्दीली, वैसे तो
सर्दी में भी स्किन खराब होती है, गर्मी में भी स्किन खराब होती है, तो कोई भी मौसम ऐसा लगता है स्किन के लिए ठीक नहीं है। स्किन केयर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, समर का अलग होता है, विंटर का अलग होता है। क्या है? तो जैसे अभी बात हो रही थी कि समर डेज आर अप्रोचिंग, और ये होता है कि समर में डे आवर्स जो है वो लॉन्गर हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि दिन लंबे हो गए। दैट मीन्स कि हमारा जो एक्सपोजर टाइम है टू सनलाइट की जो रेज होती है, यूवी रेज, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन। और ये कि बहुत अक्सर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इन हार्मफुल रेज को हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें। वो एक तरफ तो स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, सिरम्स यूज़ करते हैं, लेकिन सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन में ऐसा क्रीम यूज़ करें जिसमें SPF हो, यानी कि सन ब्लॉक हो, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटामिन्स एंड सन ब्लॉक का अगर जो क्रीम है जैसे कि ग्लो एंड लवली, तो ऐसी क्रीम्स जिसमें आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाए जो प्रोटेक्ट भी करे और रिपेयर भी करे, क्योंकि UV लाइट चाहे आप सन ब्लॉक भी लगाएंगे उसके बावजूद भी वो आपकी स्किन को डैमेज करती है। एंड नॉट ओनली UV लाइट, अगर आप जैसे इतनी लाइट्स में बैठे हुए हैं, इवन दीज लाइट्स कैन बी हार्मफुल फॉर यू। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू शुड यूज अ गुड सन ब्लॉक beginning of the day and a cream in fact a combination of a sunblock and a skin repair। तो हम सिर्फ ये कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते जिस क्रीम का आप तज़किरा करिए, या फिर सनब्लॉक के साथ ही इस्तेमाल करें? देखिए वो भी टीडियस हो जाता है। अभी हुमा से यही बात हो रही थी कि भाई सुबह उठो, फिर मुंह धो, फिर सीरम लगाओ, फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर ये, तो इसलिए बेस्ट थिंग इज टू यूज अ कॉम्बिनेशन विच हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीविटामिन्स, जो आप सीरम की बात कर रही हैं, और एंड अ सन ब्लॉक, बिकॉज सन ब्लॉक के बगैर आप चाहे कुछ भी करो ना तो इट्स ऑल यूजलेस, क्योंकि यूवी लाइट जो है वो आपकी स्किन को नॉट ओनली पिगमेंटेशन बट अर्ली रिंकलिंग भी होती है, डिहाइड्रेट भी करती है, तो जो है वो अच्छा डॉक्टर साहब, आई हैव टू पॉइंट दिस आउट हियर। एक तो नंबर वन जो आम खवातीन हैं, आम लोग जो हैं, वो सन ब्लॉक इज द लास्ट थिंग दैट दे विल ट्राई, और आपकी आई एम श्योर जानती भी हैं, क्योंकि जहाँ एक दो प्रोडक्ट्स लेनी हो तो उसमें मॉइस्चराइजर ही होगा, और सन ब्लॉक पे कौन पैसे लगाएगा। दूसरी चीज, हाउ डज दिस हैपन कि जब हम बाहर की स्किन टोन्स देखते हैं, जो वेस्ट में लोग हैं जो कि बहुत केयर करते हैं, सन ब्लॉक्स लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या, हमारे यहाँ स्किन्स आर रिलेटिवली बेटर विदाउट इवन यूजिंग वो सन ब्लॉक। बिल्कुल, बिकॉज हम लोग हमारी स्किन में जो पिगमेंट है जिसको हम मेलानोसाइट कहते हैं, तो पिगमेंट्स जो है वो सन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिल्टर बना देते हैं, जो टैनिंग के सूरत में आता है, जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन ये कुदरती तौर पे प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। तो ये कि उनकी स्किन बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोटेक्शन, दैट्स व्हाई द स्किन एजेस फास्टर, और दैट इज़ व्हाई I keep saying कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूज अ सन ब्लॉक, बिकॉज हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं हमें है कि भाई सन ब्लॉक की क्या ज़रूरत है, लेकिन एग्जैक्टली। और एक दूसरा भी सवाल आता है कि SPF कितना होना चाहिए, तो हमारी स्किन टाइप के लिए SPF 30-40 इज़ गुड, लेकिन जो से जिनका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है, जो आउटडोर जैसे शूट्स पर जाते हैं या आउटडोर कुछ और आर्किटेक्ट्स या वट एवर जिनकी होती है, दे शुड यूज़ अ सन ब्लॉक विद अ हायर SPF। अच्छा, दूसरा मैं अपने अक्सर जो पेशेंट्स हैं उनको बताती हूँ कि नेचुरल रेमेडीज़ भी यूज़ करनी चाहिए। जैसे अभी हमने रिपेयर की बात की, स्किन रिपेयर की, तो उसके लिए एलोवेरा इज़ रियली गुड। तो आप जो है चाहे तो आपके घर में प्लांट हो तो वो यूज़ कर लें, या आपको आजकल मार्केट में भी बहुत अच्छा एलोवेरा मिलता है। क्या एलोवेरा बालों के लिए भी अच्छा है? बालों के लिए भी, आपका बालों का कंसर्न हो रहा है, बिल्कुल नहीं, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा इज़ अ नेचुरल थिंग, तो बहुत अच्छा हेल्प करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोवेरा जैसे मेरे भी घर में प्लांट लगा हुआ है, और बहुत एलोवेरा तो आपको पता है किस तरह उगता है इधर, वो भी थोड़ा सा ड्राई कर ही देता है, मतलब एक्चुअली यू फील बिकॉज इट्स जेल, इट फील्स ड्राई, लेकिन इट रियली हैज न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी गुड फॉर योर स्किन। अच्छा, अब ये बताइए कि लोगों के जहन में होता है कि हमने डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में जाना है तो ही कोई क्रीम लगानी है, ये नहीं वो महसूस करते कि जनाब आपने डायरेक्ट 90 डिग्री सूरज के नीचे नहीं भी खड़ा होना, तो रोशनी में जो चीज़ें हैं वो आपको मुतासिर और ये है कि देखो समर डेज में हमें पता है कि अर्थ इज़ राउंड, तो जो अर्थ का जो फेसिंग द सन टाइम जो है ना, वो भी बहुत यानी डायरेक्ट सनलाइट होती है, तो चाहे आप खुद पार्शली हो या डायरेक्ट हो, तो भी आपको जो वो सनलाइट जो ड्यूरिंग दी समर डेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा रात में भी क्रीम। अच्छा, रात की जो क्रीम है उसमें यह है कि जैसे अभी हमने बात की कि यूवी लाइट जो है वो स्किन को इंजर करती है, तो हमें रिपेयर क्रीम, तो रात में भी रिपेयर क्रीम, अगेन ग्लो एंड लवली हैज़ गुड रिपेयर इंग्रेडिएंट्स, तो आप ये इसका यही फ़ायदा है कि यू कैन यूज़ इन द डे एंड यू कैन यूज़ एट ओवरनाइट भी यूज़ कर सकते हैं।
बट इसके अलावा भी आप जब भी कोई सन ब्लॉक यूज़ करें, आप ऐसा यूज़ करें कि 30-40 SPF एटलीस्ट 50, और अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है तो 100। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी विच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, वो ये कि टैल्कम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर स्किन। जो डॉक्टर साहब तो बंदा तो भूत ही लगेगा, बिल्कुल भूत उस वक्त लगते हैं, लेकिन पता है क्या, वो पाउडर सेटल हो जाता है, तो वो टैल्कम पाउडर जो है उस वक्त आपको, आप मैं नहीं कह रही कि बहुत ठोक दें, बट जस्ट लाइटली पाउडर, इट विल एक्ट एज अ फिजिकल सन ब्लॉक। जैसे हम ये दूसरे क्रीम्स यूज़ करते हैं, दे आर केमिकल स्क्रीन्स एंड दिस इज अ फिजिकल, और बिलीव मी 5-10 मिनट में आपका वो भूत चोपन जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कि सन, ये धूप में और गर्मी में ना ऑयल एब्जॉर्ब भी बहुत करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बाय द वे आपने बहुत ही जबरदस्त टिप दी है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हम स्कूल के असेंबली में ना, पता नहीं अम्मी को क्या ऑब्सेशन था, यहाँ से यहाँ तक गर्दन में टैल्कम पाउडर भरा होता। हाँ, वो जब तक नजर नहीं आता था उस ज़माने में ना, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। हाँ, तो वो और सारी वो शर्ट पे भी टैल्कम पाउडर और हर जगह टैल्कम पाउडर होता है। लेकिन जी अब शर्ट शूट को छोड़ दें, शक्ल पे लगाएं, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात इसलिए की है बिकॉज अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। बहुत से लोग बहुत सी क्रीमें और बहुत कुछ नहीं यूज कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन, तो पाउडर लगा लें और टैल्कम पाउडर, और उसके बाद वाकई शी इज राइट, वो शायद उड़ भी जाएगा, लगा लें, और भी जो ये बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं। डॉक्टर साहब ने तो क्रीमों का भी जिक्र किया है, वो भी लगा लें। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, और डॉक्टर साहब तो थी, लेकिन अभी हम हेल्थ वर्कर्स की बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोरोना वबा के दौरान जहां सेहत से जुड़े मसाइल में जानलेवा हद तक इजाफा हुआ, वहीं सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम अफराद की ज़िंदगी एक्चुअली मज़ीद मुश्किल हो गई है। जिन लोगों के पास एक्सेस था ना हेल्थ का या हेल्थ इंश्योरेंस का या अच्छे बड़े अस्पतालों का, वो तो कहा जा सकता है कि कम मुतासिर हुए। अगर पर्टिकुलरली मगरबी ममालिक की बात करें, जैसे कि अमेरिका के दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई है कोरोना वायरस से, और ज़्यादातर वही लोग अमेरिका में मुतासिर हुए, उनकी डेथ्स हुई जिनके पास एक्सेस नहीं था टू गुड हेल्थ केयर। अच्छा जी, इस हवाले से पाकिस्तान में अमेरिकी हुकूमत की जानिब से USAID के जरिए खुसूसन कोरोना वबा के दिनों में सेहत से मुताल्लिक तरबियत और तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। मिशन डायरेक्टर पाकिस्तान जूली क्वेनन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। Thank you so much for joining us, Julie. It's great to have you on a very important topic on our show this morning. First up, speaking of the health sector, since today is the Health Workers Day as well, would you like to highlight USAID's work to respond to the COVID outbreak? First things was to create an app for the telephone so that health workers would be able to enter information about if they encountered a patient with COVID, in order to share that information and to understand where the incidence of the disease is. Now that's really important. Any kind of illness, it's important to understand where it is and be able to share that information in order to track it. So that was one of the first things. One of the other things was bringing in hundreds of ventilators from the United States. We work with the Pakistan government to identify hospitals around the country and then to train the medical workers on the correct way to use those ventilators to be able to save the lives of COVID patients. We also created, in conjunction with district governments in every district of the country, every province, every district, an operations center for being able to track and trace the COVID epidemic. So to be able to, again, to pull the information together, to know where the incidence is and be able to get treatment and get resources to those districts. The last thing I want to mention is really important. The United States is the #1 contributor to the COVAX facility. The COVAX facility is an international effort to bring equity in the distribution of COVID vaccines around the world. The United States has already contributed $2 billion to the COVAX facility and will be contributing another $2 million. Pakistan is one of the countries that is scheduled to receive vaccines through this facility. Although, Julie, third world countries, developing countries have serious reservations regarding the COVAX and its role in the distribution of the vaccines, but you have mentioned quite a few list of things जो कि अमेरिका के ताउन से USAID के तहत पाकिस्तान में की गई कोरोना वायरस के दौरान, जिसमें वो ट्रेनिंग भी दी गई, वेंटिलेटर्स भी मंगवाए गए, but certainly we would really like to ask you that what else do you plan to do, or what else are you already doing in the health sector and health related topics in Pakistan?
We've worked for years with lady health workers to have them be able to provide very high quality services. We've also brought in high quality and very inexpensive life-saving drugs to save not only new mothers but newborn babies. And the results of that work in Pakistan has been a dramatic decrease both in maternal mortality and in infant mortality. It's a wonderful achievement. But there are other things that are health related that aren't necessarily in the medical field. For example, air pollution in Pakistan today is creating illnesses in children and adults alike, and it's even reducing their life expectancy. So this is a hugely important issue. We've worked with the Pakistan authorities on trying to increase clean green energy to reduce the air pollution in the country. That's meant dams to create hydroelectric power. And in Sindh province, it was a huge wind project to create wind energy. Another part about health that often isn't connected is the importance of girls' education. We know now from decades of experience that families are healthier when the woman in the family has been educated. So that means that their children and their families eat more nutritious meals, and it also means that the mother ensures that her children and the rest of the family receive proper medical care. So that's my plug also, my endorsement for girls to continue their education because they will grow up one day and be wonderful mothers and ensure the health of their families. Thank you so much, Julie. और बहुत से यही हम जूली से भी बात कर रहे थे जो कि बाय द वे मिशन डायरेक्टर हैं यूएसएड, और इनका कहना था जो टॉपिक्स इन्होंने किए हैं, तो गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि जितना भी इस पे कंसंट्रेशन किया जाए, जितना भी काम किया जाए, वो कम ही लगता है, बिकॉज अ लॉट नीड्स टू बी डन। तो ये गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत कम है, फिर विंड एनर्जी को क्रिएट करना, मतलब कितने एवेन्यूज़ हैं, कितने डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं जिसमें मदद दरकार है और मदद मिल भी रही है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यूएसएड इज वर्किंग ऑन। शुरू से ही मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान में लोगों की और सरकारी सतह पर मदद कर रहा है। आज मैच है, हाँ जी, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान तीसरा और फैसला कौन वनडे आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका के 5 अहम तरीन खिलाड़ी हिस्सा नहीं होंगे, जिनमें से कुछ के नाम तो हमें आते हैं, कुछ के हमें नहीं आते, और इसीलिए हमने सिकंदर वक्त को बोला है कि वो नाम लेंगे। वो भी कह रहे हैं कि ज़रा टफ डिफिकल्ट हैं। सो सिकू, ये जो 5 जा रहे हैं, इनके जाने से हमें फ़ायदा होगा? बिल्कुल। देखिए, उसमें तो नोकिया जो आउट कर रहा था, जिसने पहले मैच में 4 फिर 3 आउट कर दिए, 23 गेंदें कर रहा था, वो जा रहा है। उसके साथ मिलर जो बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, बड़े हाईएस्ट करोड़ों रुपए में बिका, वो जा रहा है। डीकॉक जा रहा है, रबाडा उनका बड़ा जो मेन बॉलर है वो जा रहा है, और एक है जो जिसका नाम थोड़ा निगीरी, शायद NIGIDI, नगीरी शायद, वो प्रोनाउंस करते हैं, माइट बी रॉन्ग। तो वुड यू से सिकंदर की ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हमें सीरीज जीतनी चाहिए। हाँ, मगर ये कि ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बीच में से कैसे जा रहे हैं। एक्चुअली साउथ अफ्रीका के बड़े इश्यूज चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आप अपने हालात सही करें वरना हम टेक ओवर कर लेंगे क्रिकेट बोर्ड को, ये उनको वार्निंग दी हुई है। वहाँ पे कोई रूल्स हैं कि जो लोग सिया फॉर्म कह सकता हूँ, रेशिस्ट तो नहीं है ना, हाँ, सिया फॉर्म जो है उनको ज़्यादा चांस दिया जाए, 50-50 होने चाहिए, समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से टसल चल रही है, होना भी चाहिए। अच्छा, आई डोंट नो, मतलब मेरिट पे होना चाहिए। जो तो कोटा सिस्टम तो पाकिस्तान में भी है ना, क्योंकि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। तो ये 5 खिलाड़ी जो हैं एक्चुअली आईपीएल के लिए जा रहे हैं, आईपीएल के लिए जा रहे हैं, तो जगह खुल गई। मगर उसमें ये भी एडवांटेज आप कह सकते हैं कि नए बच्चों को उनके चांस मिल जाएगा, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए। उनका कप्तान ने यही बोला है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगस्टर्स। और हमारे कप्तान ने भी यही कहा होगा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू विन द सीरीज। मैं तो समझता हूँ हम जीत जाएंगे, मेरी एक फीलिंग आ रही है कि हम ये सीरीज जीत जाएंगे। हाँ, बट इट शुड नॉट बी सिकंदर, वैसे हाँ, इट शुड नॉट बी बिकॉज द गुड प्लेयर्स ओवर देयर लेफ्ट, यू नो। हाँ, मगर हमने दोनों मैच बहुत तगड़े खेले हैं, आप ये देखिए, बिल्कुल हम यहाँ तक पहुँच के, हर एक को ये बात पसंद आई है कि हम लड़े, हमने ये नहीं हथियार डाल दिए न्यूजीलैंड की तरह के। अच्छा, सरफराज इज प्लेइंग टुडे। यार, जो कल कुछ लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, जो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन हम भी लेते हैं दाएं बाएं फ़ोन करके, तो वो कह रहे थे कि बातचीत चल रही है। दानिश अजीज़ के लिए मिसबा का ये ख्याल था कि अगर उसको खिलाया फेल हो गया तो हमेशा के लिए गायब ना हो जाए, तो वो देयर इज़ अ चांस कि आज पता चल जाएगा कि सरफराज शायद खेले, उसके साथ उस्मान कारी तो खेलेगा शादाब की जगह, और एक बीच के अंदर नवाज की बात हो रही है, मोहम्मद नवाज। अच्छा सिकंदर, फ़खर जमान के लिए आज क्या एडवाइस होगी, बल्ला कहाँ पकड़ा जाए और क्या किया जाए? ही मस्ट बी। अरे बड़ा मजे की बात हुई, मेरे प्रोग्राम को काफ़ी लोगों ने देखा। अच्छा, उसके बाद क्या कितनों ने आपकी तायीद की? 99%।
अच्छा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सोशल मीडिया में जिन्होंने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेली। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहतसिब आला शुजा अब्बास साहब, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा तुमने बिल्कुल सही बोला और एक और गलती उन्होंने बताई जो कि मैंने नहीं बताई। वो ये थी कि जो दूसरा बंदा था हारिस रऊफ, उसको बोलना चाहिए था उसको माइंड योर एंड। ये क्रिकेट में होता है हमेशा, जो नॉन स्ट्राइकर होता है एक दूसरे को हाँ बताते हैं कि ओए अपना एंड देखी, या आवाज़ इंग्लिश में लगा देता माइंड योर एंड, तो वो यानी वो एक सीरीज ऑफ जज्बाती हो गई। हाँ, सब जज्बाती थे तो उस वक्त हो गया। अच्छा, बट द गुड थिंग इज कि हमारा भी वैसे तो ये गट फीलिंग है और सिकंदर का भी यही कहना है कि वी आर गोइंग टू विन द सीरीज बिकॉज़ टुडेज मैच। हाँ, मतलब एक तो हम बहुत क्लोज जा रहे हैं, फिर उनके जो मेन बॉलर नहीं खेल रहे, हम लड़कों के कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। देखें ना फकर का कितना ज़बरदस्त हुआ होगा, बाबर बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, रिजवान अच्छा खेल रहा है, तो आई एम श्योर कि हम सब मिक्सचर ऑफ थिंग्स हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज उस्मान कादिर अच्छी बॉल करेगा। देखिए वो फ्लाइट से करता है, बड़ा फ़र्क होता है। जैसे इमाद वसीम को हम कहते हैं कि वो तेज़ गेंद करता है, ये शादाब भी तेज़ करता है गेंद, ये फ्लाइट के साथ करता है। तो फ्लाइट के अंदर ये चांस होता है, वो मारने जाते हैं तो चांसेस बनते हैं, तो स्पिनर को फ्लाइट के साथ करनी चाहिए गेंद। यानी कि आज हमारे चांसेस हैं और जो चेंजेस आपने बताई हैं मुमकिन तौर पर वो सामने हो सकता है, अगर सरफराज का हो सकता है चांस बन जाए। वैसे अगर नहीं बनता तो यही सरफराज इस ट्रैवल नहीं तो गलत है ना सर। अब एक लड़के को आप ले जा रहे हैं, पता है आपको उसका बी कैटेगरी का वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ही गेट्स ऑलमोस्ट $1 million राइट अ मंथ जस्ट टू बी इन द साइड, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। और जो ए वाले हैं उससे ज़्यादा मिलता है, तो उसको खिलाएं। अब वो कंकशन के लिए इंतजार करते रहेंगे कि कोई सर पे गेंद मारे तो ये आपने उस दिन समझाया था और बहुत ही हाँ वी हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया कि वो एक क्यों जा रहा है, एक इवेंचुअलिटी के लिए, एक जो अगर वो 1 in a million तो फिर दूसरी चीज़ ये कि सरफराज को फिर डिसाइड भी हो जाए ना, अगर वो नहीं परफॉर्म करता तो देन यू डिसाइड गो फॉर अ यंग वन। अच्छा, वैसे सरफराज का होना ना होना एक अजीब सी खिचड़ी क्यों पक गई इसको लेके? क्या मेरे ख्याल से जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई थी जब वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था। If he performs, he should be here. He doesn't perform, he shouldn't be here. मगर एक अजीब पॉलिटिकल हो गया इनका होना ना होना। हाँ, मतलब एक एक्चुअली अब देखो ना, रिजवान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है विदाउट एनी डाउट। लास्ट 6-7 महीने में उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, इज अ स्टार। अब उसकी भी तो बात मानी जाती होगी ना वहाँ पे मीटिंग के अंदर। वो कहता होगा यार मैं विकीपिंग करना चाहता हूँ, हालांकि 2 कैच छोड़े उसने पिछले मैच में, 2 कैच, जो कि बड़ी चीज़ होती है विकेट कीपर के लिए, मगर वो स्टार है तो उसको वो राज़ी हो गया अगर कि मैं फील्डिंग कर लूँगा, चले कीपिंग नहीं करूँगा तो बड़ी बात है। हमारे दौर में नहीं करते थे, वसीम बारी ने कभी मौका नहीं दिया किसी दूसरे विकेट कीपर को, इसलिए कि ये यू हैव टू बी सेल्फिश सम टाइम। दैट्स राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच। वेलकम। हम बड़े अच्छी उम्मीदों के साथ आज का मैच खेल रहे हैं और जो ऑब्वियसली स्पेक्टेटर्स जो देख रहे होंगे और ख़ासतौर पे व्यूअर जो पाकिस्तान में देख रहे होंगे, आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। अच्छा, इंडीड वी ऑल डू हैव अ गुड फीलिंग। एनीवे जी, आपने SOPs का ख्याल रखना है, मास्क लगाएं प्लीज़ और जाएं, करें जो करना है। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। जैकी चैन।